ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं और जो मुल्क में एक और चीज़ अभी हुई है इंपॉर्टेंट बेहतरी की तरफ चीज़ें जा रही हैं और एक और उसमें बेहतरी ये भी है जनाब कि नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी ने गैर कानूनी तौर पे मुकीम पाकिस्तानियों को गैर कानूनी तौर पे मुकीम गैर मुल्कियों को वतन छोड़ने का हुक्म दे दिया है। और ये कहा गया है कि जनाब ये नवंबर की 1 तारीख तक ये तमाम चीज़ें हो जानी चाहिए। ना सिर्फ ये बल्कि ये भी कहा गया है कि बॉर्डर पे जो जाने वाले लोग हैं उनके लिए ख़ासतौर पर वीज़ा की शर्त रख दी गई है कि उनके पास वीज़ा होना भी ज़रूरी है। क्यों ज़रूरत पेश आई, क्या हुआ था, कितने अरसे से हम ये चीज़ें देख रहे थे और पहले क्यों नहीं हुकूमतों को याद आया? क्या जमहूरी अमल में जमहूरी लोग जो हैं इन चीज़ों से कतई नज़र आंखें बंद करके सिर्फ क्या अपनी चीज़ों को देखने में, अपने केसेस को निपटाने में या अपनी सियासतों में लगे होते हैं? मुल्क में क्या हो रहा है, क्या इससे नज़रें चुराए हुए होते हैं? तमाम मौजूद पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं मुस्तफ़ा अब्दुल्ला बलोच साहब, आपका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है। ऐसे प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। जी शुक्रिया। मुस्तफ़ा अब्दुल्ला बलोच साहब, आज एपेक्स कमेटी का इजलास होता है काकर साहब की निगरानी में, जिसमें तमाम लोग जो कि इम्पोर्टेंट हैं उनमें शामिल होते हैं, जिसमें वफाकी वुज़रा भी हैं, सूबाई वुज़रा भी हैं, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब भी हैं, कानून नाफिज करने वाले और सिविल और अस्करी इदारे भी शामिल होते हैं। ये फैसला तो आ गया है, लेकिन क्या समझते हैं कि क्या वाकई एक एक्शन लिया जाएगा और इसके क्या असरात मुरत्तब हो सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो देखें, ये फैसला रियासत का है और इसको बिल्कुल खैर मकदम इसका होना चाहिए और मेरे ख्याल में जितने भी समझ रखने वाले आपके सियासी लोग हैं वो इसके हिमायत ही करेंगे, क्योंकि जिस तरह आपने देखा कि पाकिस्तान में एक फ्री वॉक ओवर दिया हुआ था कि आप कहीं से भी आ जाएं, और कितने लोगों ने गैर कानूनी तरीके से शनाख्ती कार्ड बना के रेजिडेंस लेके यहाँ पे अपने 2 नंबर कारोबार भी करते थे और किसी तरीके से अपने आप को यहाँ पे सेटल भी कर देते थे, फिर यहाँ पे दहशतगर्दी भी फैलाते थे और उनकी पकड़ होती नहीं थी। और एक तरीके से जब से ये वॉर ऑन टेरर के बाद तो ये सिलसिला ज्यादा बढ़ गया और उस वॉर ऑन टेरर के बाद पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसमें सबसे बड़ा बर्डन होता है। और आप देखिए जिस तरह अमेरिका ने अपनी फौज वापस बुलाने के बाद ना अफगानिस्तान में कोई पुरसाने हाल किया उन लोगों का जहाँ 20 साल तक वो रहे, ना उन्होंने पाकिस्तान को इस दलदल से बाहर निकाला। तो पाकिस्तान अब किसी और की जंग का बोझ तो नहीं उठाता रहेगा जिंदगी भर। हमने वैसे ही 70,000 जाने कुर्बान की हैं इस जंग की चक्कर में, अब मजीद हम इकोनॉमिकली भी ये बर्डन उठाएं कि यहाँ से डॉलर भी स्मगल हो रहे हैं, यहाँ से बाकी चीजें भी स्मगल हो रही हैं, यहाँ से चीनी भी स्मगल हो रहा है और हम हाथ में हाथ लेके बैठे रहें, तो रियासत तो ये होने नहीं देगी। मेरे ख्याल में ये जो भी एकदम उठाया है, अल्लाह करे ये अपने जिस तरीके से मंतक के अंजाम तक पहुंचे, लेकिन फैसला मेरे ख्याल में पाकिस्तान के वसी तर मफाद में बहुत अच्छा रहेगा। सिर्फ वसी तर मफाद में है और नेशनल एक्शन प्लान ने जब भी कोई ऐसी चीज़ की है, चाहे वो सवात की जंग वाला मामला हो, बड़े अच्छे नताइज सामने आए हैं और सवात में ही हम मामला देखते हैं कि बहुत अच्छे मामला हो गए, लेकिन उसके साथ ही ये भी तो एक सवाल उठता है कि ये फैसला जमहूरी हुकूमतें क्यों नहीं किया उन्होंने? पहले आपकी भी हुकूमत रही 16 माह और जब ये सब चीज़ें हो रही थी, जिसका बहरान हमें आज नज़र आ रहा है कि डॉलर स्मगलर हो रहा था, खाद स्मगलिंग हुई खाद की, इसके अलावा गंदम की स्मगलिंग हुई है, चीनी की स्मगलिंग हुई है। ये सब चीज़ें 16 माह में बहुत ऊपर गई हैं। तो क्या आप लोग जो पीडीएम बैठी हुई थी, क्या अपने केसेस को सिर्फ रिजॉल्व करने में या अपनी सियासत में लगी हुई थी? क्या पाकिस्तान की बेहतरी का उस वक्त नहीं सोचा था कि इस पर भी काम किया जाए, देखा जाए कि आखिर डॉलर कहाँ जा रहा था? एंड यू नो दैट, एवरीबडी नो दैट कि डॉलर जा रहा था, जिसकी वजह से आज बहरान हुआ है। बिल्कुल, देखें ये सारे मसले मसाइल थे और इन मसले मसाइल पे बहुत पहले हम हो जाना चाहिए था, इसमें कोई दो राय नहीं है। और चाहे वो पीडीएम की गवर्नमेंट होती हो या उससे पहले जो गवर्नमेंट थी उस दौर में भी, लेकिन पीपल्स पार्टी की जब फुल फ्लैश गवर्नमेंट थी 2008 में, तो पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जिसने वॉर ऑन टेरर के दौरान अमेरिका को टफ टाइम भी दिया था। बहुत सारी चीज़ों पे हमने जो है वो बाकायदा इनकी जो फेंसिंग है, बॉर्डर फेंसिंग है, उस पर भी हमने कार्रवाई की थी और हमने बाकायदा डिप्लोमेटिकली, नहीं कि कुछ खान साहब की तरह कोई हमने कोई ताल्लुकात खराब नहीं किए, लेकिन हमने डिप्लोमेटिकली उनको मैसेज कन्वे किया था बहुत सारी चीज़ों पे और हमने बाकायदा उनके रूट्स भी ब्लॉक किए थे कुछ चीज़ों पे। लेकिन कहने का मकसद यह है कि जब
एक फुल फ्लेज गवर्नमेंट आती है, उसको पता होता है कि 5 साल उसमें रहना है और वो स्टैंड ले सकती है, पार्लियामेंट होती है, फुल फ्लेज पार्लियामेंट होती है। इस दफा तो आपने देखा ना, पार्लियामेंट इस 16 महीने में एक इनकम्प्लीट पार्लियामेंट थी। इस पार्लियामेंट में आपके 45% मेंबर्स एब्सेंट थे, बल्कि उससे ज्यादा एब्सेंट थे। तो एक तरीके से उस तरीके से फोरम भी पूरा नहीं था। वो कहने का मकसद है कि जब इंशाल्लाह इलेक्शंस होंगे तो आप एक देखेंगे कि फ्रेश गवर्नमेंट आएगी, वो मैंडेट के साथ आएगी, तो वो अपने फैसले ले सकती है और लेना चाहिए। लेकिन ये जो फैसला लिया है इसमें मैं बिल्कुल क्रेडिट दूंगा जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, उनका बहुत जबरदस्त फैसला है। और जो गवर्नमेंट ने फैसला लिया है, जो केयरटेकर गवर्नमेंट है, उनको हालात का पता था कि मुस्तफा अब्दुल्ला बलो साहब, मैं एक पाकिस्तानी की हैसियत से, अभी आप थोड़ी देर के लिए पॉलिटिकल हेड उतार दें, पाकिस्तानी की हैसियत से आपसे पूछना चाहूँगी कि क्या जब ये सब चीज़ें हो रही होती हैं, पाकिस्तान को नुकसान पहुँच रहा होता है, जमहूरी ताकतें होती हैं वो इस पर तवज्जो नहीं देती, आखिर में आती है जनाब फ़ौज को ले दे के हम बुरा भी कहते हैं, हम मार्शल लॉ को बुरा कहते हैं, हम कहते हैं जी फ़ौज इंटरफेयर कर रही है किसी मामले में, और अगर काम हम खुद कुछ नहीं कर रहे होते तो हम फ़ौरन कहते हैं कि जी फैसला साज कोई और है, वो हमारा हाथ रोक के बैठा हुआ है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि अगर निगरान हुकूमत का सेटअप है तो बहुत सारे ऐसे फैसले किए गए हैं कि जो यकीनन आर्मी चीफ ने किए हैं और वो आगे आ रहे, चाहे वो पाकिस्तान, अभी कराची में हम देख रहे हैं कि बड़े पैमाने पे एक्शन लिया जा रहा है, उसके नताइज भी हमें सामने नज़र आ रहे हैं। क्या एक आम पाकिस्तानी इस वक्त सवाल नहीं पूछता जमहूरी लोगों से, सियासतदानों से, कि आप ये सब कुछ क्यों नहीं करते हैं, ये इनको ही क्यों करना पड़ता है सब कुछ आके? देखिए, ये पाकिस्तान की एक अलग किस्म की एक तर्ज अमल रहा है जिस दिन से पाकिस्तान की वजूद में आया है। पाकिस्तान डेमोक्रेसी का वो फुल फ्लेज तरीके से फ्लरिश होना नहीं, मतलब मुमकिन नहीं रहा किसी न किसी वजह से। ना हमारे पास कानून था, हमारे पास तो एक आइन भी 1973 में हमारे पास आइन आया, जिसके बाद जाके जमहूरियत आपकी सही तरीके से सामने आई। उससे पहले तो कोई आइन भी नहीं था हमारे पास, और हमारे पास कोई हर साल दूसरे साल जो है नया वजीर आजम आता था, तो जमहूरियत थी नहीं यहाँ पे। तो उस तरीके से जमहूरियत फ्लरिश नहीं कर पाई, ग्रो नहीं कर पाई। तो इसमें हम जमहूरियत को बुरा नहीं कह सकते। हम, हाँ, अच्छे बुरे लीडर्स होते हैं, अच्छे बुरे लोग होते हैं जमातों में, मैं नहीं कह रहा, लेकिन बाकी दुनिया में आप देखें, आप हमारे पड़ोस में देख लें, आप यूके में देख लें, आप अमेरिका में देख लें, वहाँ भी जमहूरियत है, वहाँ कहीं भी डिक्टेटरशिप नहीं है, लेकिन वहाँ पे काम हो रहा है क्योंकि जमहूरियत का तसलसल है, वहाँ पे बीच में रुकावटें नहीं आती। लेकिन उसके बावजूद अगर किसी वजह से, क्योंकि हमें हमारे बॉर्डर्स और हमारी जो रीजनल सिचुएशन ऐसी है कि हमारे बिल्कुल नॉर्थ पे एक 20 साल तक एक लॉन्ग टर्म जंग चलती रहेगी इंटरनेशनल लॉज पे। पाकिस्तान की ज़ाहिर है आर्म्ड फोर्सेज ने अपनी हिम्मत भी दिखाई, जुटत भी दिखाई और अपनी जानों के नजराने भी दिए और दहशतगर्दी से ही पाकिस्तान को पाक दिया। तो हम उनकी जो क्रेडिट है, जो उनकी स्ट्रेंथ है, जो उनके जो उन्होंने पाकिस्तान के लिए किया है, तो उसको तो बच्चा पाकिस्तान का एक्सेप्ट करता है कि वो उनकी जद्दोजहद और उनकी जो कुर्बानियां हैं वो किसी से डटी छुपी नहीं है। उसमें हम कोई क्रेडिट उनसे लेना नहीं चाहते, हम बिल्कुल क्रेडिट उनका है। जहाँ हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, जितनी हमारी पाक फौज ने जो हमें, मतलब देखें ना, आज एक न्यूक्लियर स्टेट के होते हुए हमें कोई हमारे पे कोई उंगली नहीं उठा सकता, कोई नजर से देख नहीं सकता। We have a strong army, we have a strong intelligence. लेकिन साथ ही साथ ये भी है, आप क्रेडिट तो दे रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ क्या आप इस हकीकत को तस्लीम नहीं करेंगे कि अब 20वीं सदी की सियासत को हम एक तरफ रख दें और हम मान लें इस बात को कि फ़ौज इन मामलात में नहीं पढ़ना चाहती, ना सियासत में पढ़ना चाहती है, ना मुल्क के, उनका काम बॉर्डर के में रहना है और मुल्क की हिफाजत करना है, उसके बावजूद उनको यहाँ पे आना पड़ता है। क्या नए चेहरे, नए ब्लड, आपका भी जो लीडर हैं वो भी एक नया ब्लड है, आपको नहीं लगता कि चीज़ें बेहतर करने के लिए अब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फील करना ज़रूरी है और आगे कोई ऐसा बयानिया भी आवाम के सामने लेके जाने की ज़रूरत है कि जिसमें कहा जाए कि हम इन तमाम चीज़ों को एड्रेस करेंगे? अनफॉर्चुनेटली चाहे वो आपकी जमात हो या मुस्लिम लीग नून की जमात हो, वो वही बयानियों को लेके चल रही है जो कि 20वीं सदी की सियासत को आगे लेके चलती है। आप लोग क्या समझते हैं कि किस किस्म की तब्दीली आनी चाहिए जिसकी वजह से लोग आपको आगे वोट दे सकें? बिल्कुल, आपका बिल्कुल सवाल काफ़ी वजन रखता है। उसमें
हकीकत यही है कि आजकल की यूथ जो है वो भी पुराने तर्ज की सियासत को कबूल नहीं करती है, और वो भी चाहे वो इंतशार की सियासत हो जो कि 2013 के बाद हमने देखा खान साहब की इस वक्त में, ना उसको भी लोगों ने जो है ना पसंद नहीं किया, उसको भी अब लोग बेजार आ चुके हैं उससे। लेकिन जो 90s की सियासत भी थी, 80s की सियासत भी थी, उससे भी लोग अब चेंज चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि कोई ऐसा मैनिफेस्टो हो, कोई ऐसी पॉलिसी हो जिससे उनकी जिंदगियां आसान हो। अब सिर्फ नारे लगाने से काम नहीं होगा, अब पूरी तरीके से आपने प्रूव करना होगा। तो वी आर डिटरमिन्ड, इवन हमारी पार्टी, हमारे लीडरशिप अभी भी आप देखें कि एक मुल्क में एक अजीब सी एक सिचुएशन है कि किसी को पता नहीं कि इलेक्शन हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, लेकिन हमारे कायद अपने वर्कर्स के साथ, अपने लोगों के साथ, लोकल बॉडी रिप्रेजेंटेटिव के साथ मुलाकात कर रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि आप अपनी जो भी आपकी डेवलपमेंट के काम उनको जारी रखें और साथ साथ इलेक्शन की तैयारी करें। तो हम इंतशार नहीं फैला रहे, हम ब्लेम गेम नहीं कर रहे, हम अपना काम कर रहे हैं। तो हमने एक फैसला कर दिया है कि अब आज की जो यूथ है उसके जितने जो उनका मयार है उसके मुताबिक ही हम सियासत करेंगे, और उनके लिए। और आजकल की जो यूथ है वो बाशऊर है, वो वोट तभी देगी जब हमारा मैनिफेस्टो उनको टच करेगा। और इंशाल्लाह आप देखेंगे इलेक्शन में हमारे जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जब मैदान में निकलेंगे तो उनकी जो विजन है, जो उनका पैगाम है, जो यूथ की खातिर, जो यूथ के लिए होगा, वो इंशाल्लाह कराची से लेकर खैबर तक आप देखेंगे कि लोग बिल्कुल एक्सेप्ट करेंगे। और इंशाल्लाह इलेक्शन का जो रिजल्ट होगा वही बताएगा कि अवाम क्या चाहती है। सर बिल्कुल ऐसा ही है। 16 माह आपकी बड़ी अच्छी रिलेशनशिप रहा पीडीएम की तमाम जमातों का, बड़ा अच्छे आप लोगों ने लेके चले चीज़ों को, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी जल्दी हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि आप लोग दोनों एक दूसरे के खिलाफ पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के बयानात आना शुरू हो जाएंगे। वक्फे से हमें ये सिलसिला नज़र आ रहा है। इवन ये कि अब तो उनके ही एक रहनुमा ने बड़े खुल के बात कही, सिंध पे भी तनकीद कर दी कि सिंध में पीपल्स पार्टी ने कोई तब्दीली कोई ख़ास की नहीं है। उनका मफहूम ये था कि जनाब आगे अगर नवाज शरीफ साहब आते हैं तो सिंध को भी जो है वो आगे लेके चलेंगे। आप कुछ अर्से पहले यही वाली बात पीटीआई के चेयरमैन कहते थे जब वो दौरे हुकूमत में थे कि सिंध को फ़तह करने की बात की जाती थी। आज पीएमएलएन ये बात कर रही है कि जनाब पीपल्स पार्टी ने की सिंध की कारकर्दगी पे आवाज़ें उठ रही हैं। एक तरफ आप कहते हैं जी नई सियासत का दौर है, लेकिन हमें तो ये वही पुरानी सियासत नज़र आती है कि एक दूसरे पे कीचड़ उछालें। हालांकि वक्त तब्दीली का है, लोग अब इस सियासत को नहीं चाहते, अब तो काम करने पे तवज्जो देते हैं। तो ये सिलसिला कैसे रुकेगा? आपकी तरफ से, उनकी तरफ से कौन ये चीज़ें रोकेगा कि जनाब अब बयानबाजी का वक्त नहीं है, अब डेवलपमेंट के काम करने का वक्त है? देखें, पीएमएलएन अगर इस तरह की सियासत दोबारा करेगी तो उसका मेरे ख्याल में नतीजा उनको खुद ही भुगतना पड़ेगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने कभी पंजाब को फतह करने की बात नहीं की। कभी पीपल्स पार्टी ने किसी एक इलेक्ट्रल हब को जो है फतह करने की बात नहीं की। हमने हमेशा अपने मैनिफेस्टो को अपने कारकर्दगी पे और अपने जो भी हमारे जो विजन है उसको हमने आगे रख के लोगों के पास हम चल रहे हैं, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे गिलगित बल्तिस्तान हो, चाहे केपीके हो, चाहे पंजाब हो, चाहे सिंध, चाहे बलूचिस्तान हो। लेकिन अगर मियाँ साहब की ख्वाहिश है 2/3 मेजोरिटी लेकर दोबारा उसी तरीके से वजीर आजम हाउस में विराजमान होने का, तो वो अपना जोर आजमा लें। वो सिंध में आए, वो कराची में बिल्कुल आए, वो अपना उनका हक है, वो आए, वो अपना मैनिफेस्टो लोगों के सामने रखें। अगर उनको पब्लिक वोट देती है, हमें कोई उसमें वो नहीं है, लेकिन हमें भी उतना ही हक है पंजाब में जाके अपनी कैंपेन करने का, हमें भी उतना ही हक है केपीके में जाके अपनी कैंपेन करने का। आज हमारे पीपीपी का एक बहुत जबरदस्त एक प्रोग्राम था पेशावर में, तो हम अपनी वर्किंग कर रहे हैं, लेकिन हम तनकीद बराए तनकीद नहीं कर रहे, चाहे पीएमएलएन के हवाले से हो, चाहे पीटीआई के हवाले से हो। हम अपनी बात कर रहे हैं, हम ये बता रहे हैं कि हम अगर आते हैं तो हम क्या कर सकते हैं आपके लिए, हम अगर आते हैं तो हम इस मुश्किल से कैसे निकाल सकते हैं। जो पास्ट में हो गया वो हो गया, अब उस पर हम मजीद अगर हम लोगों को नेगेटिविटी फैलाएंगे, वैसी पोलराइजेशन बहुत बढ़ गई है, वैसे ही लोग हेट्रेड की तरफ जा रहे हैं, दूसरे के पार्टी के खिलाफ जो है, जो लोगों में नफरत फैल गई है, वो चीज़ें कम करनी है, वो चीज़ें डिफ्यूज करनी है। तो पीपल्स पार्टी नफरत की सियासत नहीं करती, पीपल्स पार्टी। लेकिन सर एक और हकीकत भी तो है, अगर पीपल्स पार्टी जहाँ इतनी पुरुमीद है और आप तो बिलावल भुट्टो जरदारी के वज़ीर आज़म का नारा भी लगा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी तो एक हकीकत है कि पंजाब में जो ज़्यादा सीटें
के लेता है और फिर अपने साथ एक पार्टी को मिला लेगा। अभी इस्तेहकाम पार्टी, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी हमें स्ट्रांग नज़र आ रही है इस मामले में, जो कि एक प्रेशर ग्रुप का काम आगे देगा। तो इस हवाले से तो हम ये देखते हैं कि आपकी पार्टी पंजाब में हमें उस पोजीशन में नज़र नहीं आ रही जिस तरह से अभी मुस्लिम लीग नून है, और फिर उसको जिस तरह से हम देख रहे हैं कि थोड़ी सी कबूलियत मिल गई है, थोड़ी मकबूलियत थोड़ी कबूलियत, दोनों के मिले जुले असरात हैं। तो फिर किस तरह से आप कदम जमाएंगे? नहीं देखें, मेरे ख्याल में हमारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है पॉलिटिकली, क्योंकि पंजाब पहले वन साइडेड होता था। अब पंजाब में 3-4 पार्टी हैं। मुस्लिम लीग का भी एक रोल रहेगा और आपकी इस्तेकाम पार्टी है, जाहिर है उसका भी कहीं ना कहीं वो भी वोट डिवाइड करेगी PMLN की। और सुनने में आ रहा है एक और नई पार्टी बन रही है, तो शाहिद खान साहब हो सकता है वो भी एक मियां साहब को हो सकता है, वहां से भी जो है ना वो वोट तो वही डिवाइड होगा। तो जहां वोट डिवाइड होगा तो अल्टीमेटली पीपल्स पार्टी कहीं ना कहीं से तो अपनी स्ट्रेंथ दिखाएगी। और साउथ पंजाब का जहां तक रहा है, साउथ पंजाब मुल्तान तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बड़ा अच्छा वहाँ पे फुटप्रिंट है, और गिलानी साहब की अपनी जाती सीट्स हैं, और इवन राजा परवेज साहब जो है वो भी अपनी सीट जो है लास्ट टाइम 1 लाख वोट से ज्यादा उसमें निकाल गए थे, तो इस दफा इंशाल्लाह जरूर निकालेंगे। तो पंजाब में हम अच्छी खासी मुनासिब सीट्स ले लेंगे। मुस्तफा अब्दुल्ला बलोच साहब, चूंकि वक्त कम है, मैं आपसे एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना चाहती हूँ। इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें तमाम पार्टीज़ जो इनका अपना होम ग्राउंड है उसमें कुछ परेशान नज़र आते हैं। आप पंजाब में PMLN और PTI दोनों के लिए सख्त मुकाबला है। फिर आपके सिंध में भी बहुत से स्टेक होल्डर्स एक इत्तेहाद कायम कर रहे हैं। क्या आपको उस इत्तेहाद से कोई खौफ है, या आप समझते हैं कि आपके कदम मजबूत है, सिंध में कुछ नहीं होने वाला, सिंध ठीक है? बिल्कुल, देखें ये हमें खौफ तो नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन ये इत्तेहाद कायम 2013 में भी किए गए थे GDA की सूरत में, जिसमें काफी बड़े बड़े नामों को जमा करके साबिक वज़ीर आला जितने भी थे सिंध के उन सबको जमा करके उन्होंने एक प्लेटफॉर्म में लेके आए थे। लेकिन हुआ क्या, GDA आपके सामने नेशनल असेंबली की 3 सीटें ले गई और प्रोविंशियल असेंबली की भी मेरे ख्याल में बहुत ही कम तादाद में सीट ले गई थी। तो कोई खास बड़े बड़े जलसे की उन्होंने, लेकिन रिस्पॉन्स नहीं मिल सका। तो सिंध में अल्हम्दुलिल्लाह पीपल्स पार्टी का असर रसूख है, लोग पसंद करते हैं, लोगों में वो मोहब्बत है बिलावल साहब के लिए, वो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर के हवाले से भी उनकी एक मोहब्बत है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने परफॉर्म किया है, हमने डिलीवर किया है। सैलाब के बाद भी जो भी सूरत हाल थी, मुश्किल सूरत हाल में भी हम खड़े रहे लोगों के साथ, हम भागे नहीं, हमने लोगों को सर्व किया, डिलीवर किया। तो हम पूरी उम्मीद हैं। हाँ, अगर कोई नया RTS बना के बिठा के कुछ सीटों में हमें जबरन हराया गया वो अलग बात है, लेकिन बाकी पब्लिक के लिहाज से और जहाँ तक हम अपनी परफॉर्मेंस के हवाले से हम पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह सिंध कहीं नहीं जाएगा। बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा अब्दुल्ला बलोच साहब मेरे साथ मौजूद थे। बात फ़कत इतनी है कि अगर जमहूरियत का तसलसल रखेंगे तो चीज़ें बेहतर होंगी। इंतखाबात वक्त पे होना ही पाकिस्तान के लिए बेहतर है, पाकिस्तान की आवाम के लिए बेहतर है। मेरे मुल्क पे वो हुक्मरान आए जो वाकई मेरे मुल्क के मुस्तकबिल की हिफाजत करें। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। मुझे इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफ़िज़।